दिल को सुकून मिलता है कि कोई अब मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले पीढ़ी को डेवलप करने के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सुकून मिलता है। महागठबंधन के साथ आप हैं, कैसे देखते हैं आने वाले चुनाव को चुनौती के तौर पर? लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिधर होंगे बाजी उधर ही जाएगी, आप भी ऐसा मानते हैं क्या? ये पहले ऐसा परसेप्शन था, लेकिन आजकल आप भी जानते हैं, पूरे देश के लोग जान रहे हैं, या हमारे बिहार के लोग तो हर एक बच्चा जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है। स्वस्थ होते तो शायद हमारे लिए कुछ चैलेंज बन सकता था, लेकिन अस्वस्थ है तो मैं ऊपर वाला से, भगवान से यही दुआ करूंगा कि स्वस्थ हो। और इस बार जो है बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। 20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, लेकिन 20 साल में भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, चुनाव के वक्त आकर, चुनाव से पहले आकर। और जो पॉलिटिक्स में परसेप्शन चलता है, परसेप्शन कहता है नहीं, नीतीश साहब के पास एक बेहतर कास्ट कॉम्बिनेशन है, आपके पास भी 30-32% वोट ऑलरेडी है, लेकिन नीतीश कुमार के पास ज्यादा बेहतर कास्ट कॉम्बिनेशन है। आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, देखिए 2005 में सरकार बनाए नीतीश जी, और एनडीए बना के नीतीश जी और लालू जी को हटाएं। 10 में उन्होंने कुछ काम किए बिहार में, जिसके वजह से लोगों ने एक बार मौका दिए कि नीतीश जी काम किए, रोड सड़क बनाए, इनको एक बार मौका दिया जाए और इनके नेतृत्व में बिहार चला जाए। लेकिन अगर 2015 की बात करेंगे तो लटक के सरकार बनाए। वो अगर अपने दम पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े तो पूरे बिहार में आपको पता होगा कि 2 सीट पर सिपट गए, और उनको पता है कि हम अगर चुनाव में जाएंगे, हम अपने फेस पे जाएंगे तो बिहार में हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो उस समय में जो मुख्य विपक्ष पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस का, उनसे गठबंधन किए, और जब गठबंधन हुआ तो निश्चित तौर पे आपको लालू जी का ताकत का एहसास हुआ, और 2015 में बिहार में नीतीश जी के ही नेतृत्व में, लेकिन लालू जी के वोट से सरकार बना। और 2020 में मैं अगर नहीं आता तो सरकार नहीं बनता। तो आप देखिए, तो उनकी एक ही बार उन्होंने अपने दम पर सरकार बनाया 2010 में, उनके विकास पे या जो भी कह ले। उसके बाद तो एक परसेप्शन बन रहा है, एक लाइन आया था कि परिस्थिति का सीएम है, तो सच्चाई है। अब वो इधर उधर करके कैसे भी सरकार में आ रहे हैं, तो लक है उनका अभी, लेकिन इस बार जो है ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और नीतीश जी स्वस्थ भी नहीं है, अभी जो सरकार है उसी को सही से नहीं देख पा रहे, जो सरकार अभी है उसी में सही से काम नहीं कर पा रहे। लेकिन आज पूरे बिहार में आप देखिए कितना हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज ही मैं समस्तीपुर में धरना देके आया हूं, एसपी का घेराव करके आया हूं। वहां पे एक 14 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ, पुलिस संरक्षण दे रहा था, 1.5 महीना तक उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा था। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि इसको गिरफ्तारी करे, नहीं कर रहे थे। जब हमने 10 तारीख का समय रख दिया कि हम एसपी कार्यालय को घेराव करेंगे, तो कल वो सरेंडर किया आरोपी। और जब मैं आज वहां पे जा रहा था तो एसपी साहब वहां से गायब होकर छुट्टी लेके चले गए। तो आज का जो बिहार में जो प्रशासन सरकार है वो कंट्रोल में नहीं है, अधिकारी सरकार चला रहे हैं। नेता जो होता है उनके पास एक जवाबदेही होता है, हर 5 साल में उनको जनता के बीच में जाना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है, और हर एक नेता कोशिश करता है कि हम अच्छा काम करें। लेकिन अधिकारी के पास ये सिचुएशन नहीं है। उनको पता है कि हम नौकरी में आ गए, 60 साल पूरा होगा फिर हमारा रिटायरमेंट होगा। तो इसलिए आज जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं बिहार राज्य में, वो बिहार के लिए नहीं काम कर रहे, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। उनको अपना कैसे 60 साल तक हम निकाल ले, रिटायरमेंट के बाद कैसे हमारे आने वाला पीढ़ी, हमारे बच्चे कैसे अच्छा रहे, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग जो है बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, बेगर तनख्वाह लिए हुए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये फर्क पड़ता है सरकार में। निश्चित तौर पर 2010 में नीतीश जी अच्छे काम किए, इसका मैं आज भी मैं कह सकता हूं कि नीतीश जी अच्छे काम जब तक वो सोचते थे, समझते थे, तो मोदी जी को चैलेंज करते रहे। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहला बिहारी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे जो मोदी जी के चंगुल में नहीं कभी आए। और मोदी जी जब भी नीतीश जी से लड़े तो मोदी जी को ही घुटने पे आना पड़ा। ये आज तक का ये सच्चाई है।
अब इस चुनाव में उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तबीयत अस्वस्थ है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि नीतीश जी अभी लड़ाई नहीं लड़ रहे। बट आप भी तो नरेंद्र मोदी के चंगुल में आ चुके हैं। नहीं, मैं कभी भी नहीं आया हूं और न कभी आऊंगा। उनके साथ चुनाव तो लड़ चुके हैं। नहीं, देखिए, एक परसेप्शन 2020 में बना था, गठबंधन से बाहर में निकला और उस समय में मुझे पूरे बिहार में लड़ना था और हमारे पूरे बिहार में तैयारी नहीं था। उस समय ऐसा मौका मिला, गठबंधन करने का प्रस्ताव आया तो हमने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद हमने सरकार भी बनाया। अगर हम उस समय नहीं आते तो शायद सरकार नहीं बनता और उसके बाद भी बहुमत हम लोग के पास कंफर्टेबल नहीं था। अगर हमारे 4 विधायक का समर्थन नहीं प्राप्त होता नीतीश जी को तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बनते। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन था, ऑफर था, लेकिन मैं वो सब को छोड़कर हमने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने काम किया। एनडीए का सरकार बनाया, उस सरकार में हमको मिला, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था। तो और भारतीय जनता पार्टी का यही है और सिर्फ बिहार के लिए, पूरे देश के लिए है। वो अजगर सांप के जैसे कहावत है ना कि अजगर सांप को आप पालेंगे तो वो आपसे पलेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि वो आपको निगल जाएंगे। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शिवसेना को उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में पैर पसारे, एक समय हो गया शिवसेना को खत्म कर दिए। बिहार में 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को उंगली पकड़ के बिहार में डेवलप हुए, ज्यादा सीट 32 सीट जीते और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके पार्टी का क्या हासिल किया वो सब दुनिया देख रहे हैं। उसी तरीके से देश में सभी चिराग तो उनके साथ अब भी बने हुए हैं। चिराग तो उनके साथ बने हुए हैं। ठीक है, अभी उनकी मजबूरी है, अब वो लड़ना नहीं चाह रहे हैं और वो सोच रहे किनके लिए लड़े। अभी शादी उदी भी तो किए नहीं है, मजबूरी है, रणनीति है। अपने भारत सरकार का मजा लेते हैं, थोड़ा फिल्मी है, हीरो बन के आए हैं, तो वो हमारे जैसे 900 रुपए महीने पे नौकरी तो नहीं किए हैं, संघर्ष नहीं किए हैं, तो उनको लगता है कि हमको संघर्ष नहीं करना है, सब चीज है तो उसी के साथ जिंदगी जिए तो उनको अच्छा है, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, आएगी? अभी तो आप नीतीश कुमार जी के लिए कह रहे हैं, हालांकि उनके पार्टी के नेता, एनडीए के तमाम जो लोग आए, उन्होंने कहा नीतीश जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, सरकार चला रहे हैं और सरकार जो है 25 में एक बार फिर उन्हीं के नेतृत्व में बनना है, ये तय है। उन्होंने तो यही दावा किया है। बिहार में माइक लेके घूम जाइए और पूछ लीजिए बिहार के आम जनता से, क्या नीतीश जी स्वस्थ है? अब उनके लोग तो कहेंगे ही, कोई अपने दही को खट्टा कहते हैं तो उनके लोग तो कहेंगे ही कि नीतीश जी स्वस्थ है, लेकिन पूरे बिहार में घूम के पता कर लीजिए कि स्वस्थ है। और स्वस्थ हो, हम तो भगवान से कामना करते हैं कि स्वस्थ रहे। नीतीश जी को हम लोग नेता मानते हैं, सामाजिक न्याय के नेता हैं। ये बात अलग है कि वो भाजपा के चंगुल में है, भाजपा के साथ है, ये बात अलग है, ठीक है, लेकिन सामाजिक न्याय के व्यक्ति हैं और उनके आज भी मैं इज्जत करता हूं। मैं उनके मंत्रिमंडल में मैं रहा हूं, बंद कमरे में जब हम लोग बैठते थे, नीतीश जी हम रहते थे तो हमको बहुत सीख देते थे और हमको बहुत कुछ बताते थे कि किनके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए और किन से बच के रहना चाहिए। तो उनके सीख पे आप चल रहे हैं कि बीजेपी? हाँ, निश्चित तौर पर उन्हीं के सीख पे मैं चल रहा हूं। बीजेपी के साथ है? हाँ, वो तो खुद बीजेपी के साथ है। वो है वहां पे, ठीक है, उनकी मजबूरी है। मुकेश भाई भी आ सकते हैं, इनके बारे में बहुत चर्चा चलती रहती है कि चुनाव से पहले ये चर्चा क्यों आखिर? जो ये अभी मैं आपके मन से ना बोल रहा हूं और कोई हमारी चर्चा करे कि हमारे साथ आएंगे तो ये हमारी ताकत है, क्योंकि बिहार में 10% वोट हमारे पास है और बिहार में पिछले 5 साल में सभी पार्टी ने अकेले उपचुनाव लड़ा है, जिसमें चिराग पासवान भी जी चुनाव लड़े अकेले, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़े हैं और मैं भी अकेले चुनाव लड़ा हूं और अन्य पार्टी भी चुनाव लड़े हैं। आप देखिए पिछले 5 साल में 3 बार उपचुनाव लड़ने का हमको भी मौका मिला, चिराग जी को मिला और बाकी पार्टी को भी मिला। किनके पास कितना वोट है? हम एक बार चुनाव लड़ते अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाते हैं, वहीं पर जो नेशनल पार्टी है वो चुनाव लड़ते हैं उसी जगह पे तो उनको 1300 वोट आता है। तो मेरी अपनी एक मेहनत है, संघर्ष है, जिसके बदौलत हमारे पास वोट बैंक है और 10% का वोट है और ये वोट एनडीए के साथ, लालू जी के बाद अगर ये वोट अगर देखा जाए तो एनडीए के साथ रहा और एनडीए के पास अगर ये 10% वोट अगर निकलता है तो उनके लिए 20% का नुकसान होगा और मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा नुकसान नहीं झेलना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, झूठ भी बोल देते हैं कि वो हमारे साथ आएंगे,
मीटिंग चल रही है, बात चल रही है, कहीं आग जबकि लगी मैं हुई कई है बार तो खंडन ये करता भी हूं, तो हो आपके मन से सकता भी है कि खंडन कहीं करता आग लगी हुई है, बातचीत चल रही है। नहीं, मैं अभी धुआं उठ रहा है। मैं इतना स्पष्ट तो कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा। आपको लगता है कि सियासत में कोई भी बात जो आप कहते हैं स्थिर स्थायी होती है? चिरस्थायी तो है नहीं। अभी तो यही बात मानना पड़ेगा ना, जो हम कह रहे हैं वो बात मानना। वो कैमरा के बाहर कैसे भी किसी तरीके से परसेप्शन बना रहा है, उसकी बात को आप सही मान रहे हैं, लेकिन हमारी बात को आप सही क्यों नहीं मान रहे? मैं सही मान रहा हूँ। हम कितना अच्छा कंफर्टेबल है, हम अपने छोटे भाई के साथ कंफर्टेबल हैं। बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और यहां पे जब सरकार होगा तो हमारे छोटे भाई का सरकार होगा, सीएम होंगे, और बिहार में सरकार हम लोग दोनों भाई मिलकर चलाएंगे। वहां पे जाने के बाद तो मुकेश जी डिप्टी सीएम होंगे? हाँ, जरूर होंगे, जरूर होंगे। जी हाँ। वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर फाइनल है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। उसमें कोई किंतु परंतु। हाँ। कितने सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप? ये महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठ के चर्चा कर लेंगे। 10% 12 तारीख को भी हमारी बैठक है और ये सब चीज हमारे पास सीट भी पर्याप्त है, 243 सीट है और गठबंधन में कोई किंतु परंतु नहीं है। कंफर्टेबल सीट हम लोग लड़ेंगे। रहा कि आप सबको पहले से भी जानकारी है कि अभी हम लोगों ने मार्च में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन रखा था, तो उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारी पार्टी 60 सीट पर लड़ेंगे और हम लोग उम्मीद करेंगे 60 सीट पर वीआईपी पार्टी लड़े और 2-4 सीट कम ज्यादा होगा, ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, हम लोग सेटल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सहनी जी, आप आए, आपने हमसे बातचीत की और मैं आपसे अग्रिम शुभकामनाएं आपको देता हूं कि ऐसा ही हो, आपकी वाणी पर मां सरस्वती बैठे और आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। जरूर आपका मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभकामना मिला है तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार भी बनेगी और सरकार का एक बड़ा हिस्सा ताकत हमें भी मिलेगा। और जो मैं अपनी जिंदगी में 900 रुपये महीने पे संघर्ष करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं, हमको अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे वो विजन बिहार में भी हम लोग लागू करेंगे। और अभी बहुत सारा बात आपके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी ने बात को रखा है, उस सब चीज को हम लोग फुलफिल करेंगे। जब मैं विभाग में मंत्री था तो उस समय का भी आप देखते होंगे, तो बहुत ऐसी चीज जो है हम दूसरे प्रदेश जाकर हम लोग वहां से भी रिसर्च करके बिहार में कैसे हम दूध के सेक्टर में कैसे आगे बढ़े, जैसे अमूल है, कैसे बिहार में ज्यादा से ज्यादा डेयरी पे काम हो, तो उस सब पे हम लोग पॉलिसी बनाए थे। भविष्य में फिर सरकार बनने के बाद हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगी कि सर का भी सम्मान मोमेंटो देकर हो। दिलीप सर और दीपक सर, आप ये सम्मानित करें मोमेंटो देकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप अपना कीमती समय लेकर आए और यहाँ पर आपने जो विजन है, अपना दृष्टिकोण है, वो बहुत ही क्लियर किया कि किस तरीके से पार्टी सोच रही है कि ये चुनाव लड़ा जाए, किस तरीके से ये चुनाव लड़ा जाएगा आने वाले समय में। ये बेहद महत्वपूर्ण जो तस्वीरें हैं वो साफ होंगी और कहीं ना कहीं आज एलटी एक्सचेंज के माध्यम से ये बहुत ही ज्यादा आज क्लियर हुआ है कि किस तरह से जो विजन है वो जो पार्टी है उसका आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एलटी एक्सचेंज बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और अब एलटी एक्सचेंज अपने आखिरी पड़ाव पर है और आखिरी पड़ाव में जो हमारे गेस्ट हैं वो होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी। अगर आप उपेंद्र कुशवाहा